हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया। जैसे कि अपने को पता है कि ये ईयर की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? ईयर की। ईयर में भी कौन से पार्ट की प्रॉब्लम है? मिडल ईयर की। मिडल ईयर की। अब मिडल ईयर कौन सा होता है जैसे, और कहाँ से शुरू होता है? मिडल ईयर होता है यहाँ से शुरू, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से। और मिडल ईयर में स्ट्रक्चर आती है कौन सी? पहली तो आती है कौन सी? टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, ये वाली। पहली तो आती है क्या? टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन जो क्या करती है? एक्सटर्नल ईयर को और इंटरनल ईयर को सेपरेट करने का काम भी करती है। एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट होते हैं, एक तो ईयर पिन्ना और दूसरा होता है क्या? ये ईयर कैनाल। फिर बात करते हैं, फिर दूसरा पार्ट आता है मिडल ईयर के अंदर। पहला तो हो गया टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया ये बोन्स, मेलस इनकस टेपिस, इनको शॉर्ट में बोल सकते हैं MIS। अब बोन को दूसरे किस नाम से बोलते हैं? पर बोन को ओसिकल्स बोलते हैं। क्या? ओसिकल्स। ओसिकल्स जहाँ पे लिखा हुआ जाए इसका मतलब है बोन्स। तो दूसरा हो गया क्या? ओसिकल्स। पहला हो गया टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया ओसिकल्स। थर्ड टाइप हो गया इसका मिडल ईयर का क्या? ये स्टेशन ट्यूब, जो क्या करती है? नेजोफेरिंग्स में इसकी ओपनिंग होती है और स्टार्ट कहाँ से होती है? मिडल ईयर में से। दो आती है इसके अंदर मसल्स, एक तो प्रेजेंट होती है यहाँ पे, एक प्रेजेंट होती है यहाँ पे। तो दो मसल्स होती है इनर ईयर की। अब ये जो स्टेपीज होती है, ये वाली बोन, ये क्या है? ओवल विंडो से कनेक्ट होती है। और ये जो स्टेशन ट्यूब है, ये क्या करती है? मिडल ईयर टू नेसोफेरिंग्स तक होती है ये। और थर्ड बात करें किसकी? ये जो आउटर और मिडल ईयर को सेपरेट करती है कौन सी? टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। और फोर्थ होते हैं इसमें ओसिकल्स। अब इन मसल्स के क्या नाम होते हैं? ये वाली जो मसल है इसका नाम होता है स्टेपीज। से क्या ओवल विंडो तक कनेक्ट हो रही है तो स्टेपीज से याद रख सकते हैं इसको, क्या? स्टेपीडियस मसल। और ये वाली जो मसल है इसको बोलते हैं क्या? टिम्फेनी मसल। और ये वाली जो ओवल विंडो होती है ये, या फिर ये जो ये मसल होती है ना, ये कौन सी क्रेनियल नर्व से कनेक्ट होती है? ये वाली मसल कौन? एक, ये वाली मसल कौन सी क्रेनियल नर्व इसको वो करती है, सपोर्ट करती है? सेवंथ। और इस वाली को करती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व। तो टोटल मसल्स कितनी हो गई? दो। पहली तो टिम्फेनी मसल और दूसरी हो गई कौन सी? स्टेपिडियस मसल। अब किसी के अंदर प्रॉब्लम हो गई कौन सी? ओटाइटिस मीडिया की। तो सबसे जो कॉमनेस्ट रीजन होता है ओटाइटिस मीडिया का, वो होता है क्या? यूस्टेशियन ट्यूब। कौन सी ट्यूब? ट्यूब जो कि क्या होती है? मिडल ईयर से नेजोफेरिंग्स तक की होती है। ये होती है कॉमनेस्ट रीजन। अब बात करें रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर तो सब ओटाइटिस मीडिया को प्रोन बनाने में सबसे जो कॉमन रीज़न होता है वो होता है एज। एज ग्रुप मतलब जैसे जो भी चाइल्ड है उसमें, जैसे बच्चों के अंदर क्या होता है कि ये जो स्टेशन ट्यूब होती है ना, स्टेशन ट्यूब, ये कैसी होती है? वाइड या फिर स्मॉल और स्ट्रेट। और जो बड़े लोग होते हैं, जैसे बच्चों से जो बड़े होते हैं, उनमें ये कैसी होती है? कर्व्ड शेप होती है कुछ इस टाइप से, एस शेप लाइक। और कैसी होती है ये? लॉन्ग। बच्चों में मतलब
बड़ों से छोटी होती है स्टेशन ट्यूब। ये मेन रीज़न होता है इसका, किसका, कॉमनेस्ट रीज़न होता है किसका, ओटाइटिस मीडिया का। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं इसकी वजह से ट्रेवल होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाते हैं, स्टेशन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ों के कंपेयर में इनमें छोटी होती है और स्ट्रेट होती है। बड़ों में कैसी होती है, लॉन्ग और कर्व्ड, कुछ इस तरीके से। तो पहला रिस्क फैक्टर हो गया एज। दूसरा होता है इसके अंदर क्या, अगर जैसे आपकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी अगर वीक है, वीक वीक इम्यूनिटी, तो वो भी क्या रीज़न हो सकती है, ओटाइटिस मीडिया को कोज करने का रीज़न हो सकती है। थर्ड इसमें होता है क्या कि अगर आपको रिपीटेड थ्रोट इन्फेक्शन है, तो इससे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, थ्रोट के थ्रू क्या होगा, सीधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रोट के थ्रू या फिर नेजोफेरिंग्स के थ्रू क्या कर रहा है, मिडल ईयर के अंदर जा रहा है। तो रिपीटेड थ्रोट इन्फेक्शन भी क्या हो सकता है, इसका रीज़न हो सकता है कि इसका ओटाइटिस मीडिया का। सबसे जो कॉमनेस्ट इसके अंदर कोजेटिव एजेंट होता है किसका, ओटाइटिस मीडिया का। कॉमनेस्ट कोजेटिव एजेंट वो क्या होता है, न्यूमोकोकस स्टेफाइलोकोकस। तो ये क्या होता है, सबसे कॉमनेस्ट जो कोजेटिव एजेंट होता है वो होता है न्यूमोकोकस स्टेफाइलोकोकस। न्यूमोकोकस बोल दो या स्टेफाइलोकोकस बोल दो, एक ही बात है। पॉजिटिव एजेंट। अब जैसे 2-4 साल पहले की बात करें तो जैसे मोस्ट कॉमनेस्ट रीजन कौन सा था, हिब। अब तो कौन सा है, न्यूमोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस। पहले के टाइम में कौन सा मोस्ट कॉमन था, हिब। हिब का मतलब होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब इसके अगेंस्ट वैक्सीन आने की वजह से अब ये मोस्ट कॉमन नहीं रहा, क्योंकि इस जो वायरस था इसके अगेंस्ट वैक्सीन आ गई। तो मोस्ट कॉमन कौन हो गया, ये वाला न्यूमोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस। मतलब सबसे कॉमनेस्ट जो है वो है न्यूमोकोकस। पहले की बात करें, पहले कौन सा था, HIV, मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब इसके अगेंस्ट वैक्सीन आ गई है, तो ये मोस्ट कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन अब हो गया न्यूमोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस निमोनी। अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन इसके 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन कितने टाइप होते हैं इसके, 3। एक्यूट, सब एक्यूट और थर्ड होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब हो गया कि जो जो भी इन्फेक्शन है वो क्या है, 3 वीक से लेस है, 3 वीक से कम है, 3 वीक से कम है। और सब एक्यूट में क्या हो गया, 3 वीक से 3 मंथ के लिए है, 3 वीक टू 3 मंथ, वो गया सब एक्यूट। और मोर देन 3 मंथ वो क्या हो गया, क्रोनिक। अब ड्यूरेशन के हिसाब से 3 टाइप में डिवाइड किया अपन ने, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या हो गया, 3 वीक से कम होगा तो वो क्या होगा, एक्यूट। 3 वीक से लेके 3 मंथ तक रहेगा वो क्या होगा, सब एक्यूट। और मोर देन 3 मंथ रहेगा उसको बोलेंगे क्रोनिक। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन इसके 3 टाइप्स। अब इसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम जरूर होगी। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, 3 महीने तक अगर
कोई भी अपने ईयर में 3 वीक, 3 महीने या 6 महीने या कुछ कितने भी टाइम के लिए ईयर के अंदर प्रेजेंट है, तो वो ऐसा तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो करेगा क्या? फ्लूइड फॉर्मेशन। फ्लूइड फॉर्मेशन। फ्लूइड फॉर्मेशन करेगा कहाँ पे? मिडल ईयर में। मिडल ईयर में क्या करेगा? अब जो ये इतने टाइम तक जो भी ये वायरस था, इसने 3 वीक या फिर 3 मंथ के लिए अपनी ईयर के अंदर था, मिडल ईयर के अंदर था, तो ये क्या करेगा? इतने टाइम में फ्लूइड का फॉर्मेशन कर देगा, या मतलब मिडल ईयर को पूरा फ्लूइड से भर देगा। अब अंदर जो फ्लूइड है वो कैसा है, उस बेसिस पर भी अपन ने ओटाइटिस मीडिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फ्लूइड की थिकनेस, कलर, इसके हिसाब से भी अपन उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। यदि मिडल ईयर में जो फ्लूइड है उसका कलर क्लियर या मतलब पानी के जैसा है, एकदम क्लियर फ्लूइड है, क्लियर फ्लूइड है, तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे अपन? मतलब क्लियर फ्लूइड है मिडल ईयर के अंदर, पूरा भर गया है, तो उसको बोलेंगे अपन सीरस ओटाइटिस मीडिया। जैसे थोड़े टाइम के लिए अगर फ्लूइड है तो वो कौन सा होगा? क्लियर। और ये फ्लूइड अगर थोड़े ज़्यादा टाइम तक रह गया, जैसे इसको पता नहीं चला या इसको स्ट्रेट नहीं करवाया, तो ये आगे जाके क्या होगा? यही वाला फ्लूइड जो क्या है, थोड़ा क्या हो जाएगा? विस्कस। या फिर विस्कस का मतलब हो गया गाढ़ा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको किस नाम से बोलेंगे? म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया। पहले वाटरी फ्लूइड था, फिर वो आगे चल कर कैसा? विस्कस में कन्वर्ट हो गया, और ये विस्कस आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पस में। किस में? पस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला ही विस्कस पस, और ये क्लियर वाला विस्कस के अंदर हो जाएगा। और जो ये पस वाला कलेक्शन हुआ है, इसको किस नाम से बोलेंगे? सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। अब क्या किया अपन ने? पहले तो किसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया था? किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस पर इसके कितने टाइप थे? 3। एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक। एक्यूट में क्या हो रहा था? 3 वीक से कम का इन्फेक्शन को बोल रहे थे एक्यूट। सब एक्यूट 3 वीक से ज़्यादा हो गया तो उसको सब एक्यूट। 3 वीक से 3 मंथ तक। क्रोनिक मोर देन 3 मंथ को क्रोनिक बोल रहे थे। अब फ्लूइड फॉर्मेशन के हिसाब से उसको क्या किया अपन ने? उसको क्लासीफाई किया। तो अगर स्टार्टिंग का टाइम मतलब लगभग 3 वीक या 3 वीक से कम है तो एक्यूट, तो मतलब फ्लूइड कैसा होगा? क्लियर। और 3 वीक से लेके 3 मंथ हो गए तो होगा विस्कस, यानी गाढ़ा हो जाएगा वो फ्लूइड। और मोर देन 3 मंथ हो गए तो पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो पस में कन्वर्ट हो जाएगा वो फ्लूइड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लूइड पस में, और उसको बोलेंगे सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। और विस्कस वाले को बोलेंगे म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया। अब जैसे एक मिडल ईयर की रफ स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। जैसे ये है मिडल ईयर, ये आ गया क्या? टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। ये आ गई क्या? ओवल विंडो। और ये यहाँ पे आ गई ओसिगल्स। MIS का मतलब मेलस इनकस टेपिस। 3 ओसिगल्स थी, तो ये हो गई टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, ये हो गई ओवल विंडो। ओवल विंडो जो कि इनर ईयर का पार्ट है। और ये नीचे हो गई क्या? यूस्टेशियन ट्यूब। ये एक रफली डायग्राम है ईयर का। अब अंदर की तरफ तो हो गया क्या? ओवल विंडो। बाहर की तरफ हो गया क्या? टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। और नीचे की तरफ क्या हो गया? यूस्टेशियन ट्यूब। और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? यहाँ है ये मैस्टोइड बोन। और इसके ऊपर आ जाएगी ब्रेन की लेयर, जिसको बोलेंगे मेनेंजिस। ये आ गई मेनेंजिस। अब इन सब के बीच में प्रेजेंट होता है क्या? हमारा मिडल ईयर। ये जितनी भी स्ट्रक्चर है इन सब के बीच में क्या प्रेजेंट है? मिडल ईयर। अब ये मिडल ईयर क्या है? पूरा पस से भर गया है। किससे भर गया है? पस से। इन्फेक्शन की वजह से
ये क्या हो गया है, पस से भर गया है पूरा। तो अब ये भरने के बाद किस तरफ ट्रेवल करेगा ये, मतलब नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा ये फ्लूइड, या इनर साइड में फ्लूइड ट्रेवल करेगा, या एक्सटर्नल साइड में, या ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, किस तरफ ट्रेवल करेगा ये मूव करेगा किस तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब मास्टोइड बोन की तरफ। इसलिए मोस्ट जो कॉमनेस्ट रीजन होता है ओटाइटिस मीडिया का वो होता है मास्टोडाइटिस। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनेस्ट रीजन होता है, क्यों, क्योंकि ये फ्लूइड किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ, मास्टोइड बोन की तरफ, तो इसको बोलेंगे अपन मास्टोडाइटिस। ये मोस्ट कॉमनेस्ट रीजन होता है ओटाइटिस मीडिया को कर करने के लिए। और अगर यही पस नीचे की तरफ आ गई, किसमें, इसमें स्टेशन ट्यूब में, तो ये क्या करेगी, नेजोफेरिंग्स के अंदर आएगी, और नेजोफेरिंग्स में क्या क्या प्रॉब्लम करेगी, फेरिंजाइटिस। नेजोफेरिंग्स में कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, फेरिंजाइटिस। अगर ये पस अंदर चली गई, कौन से ईयर को अफेक्ट कर दिया, इनर ईयर को, इस साइड में चली गई, इनर ईयर को अफेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, लेब्रिनथाइटिस। अगर इनर ईयर में अफेक्ट करेगी तो उसको बोलेंगे अपन लेब्रिनथाइटिस, उस प्रॉब्लम को। अगर ये पस ने बाहर जाने की कोशिश की तो इसको रप्चर, तो मतलब किसका रप्चर हो जाएगा, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन का। किसका, ये टिम्फेनिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाएगा अगर इसने बाहर जाने की कोशिश की तो अब क्या होगा, यदि मास्टोइड अफेक्ट होगी, कौन सी, ये जो ये मास्टोइड बोन है, ये अगर अफेक्ट होगी तो मास्टोइड बोन के ऊपर कौन सा पार्ट था, मेनिंजेस, और उसके ऊपर क्या आता है, मेनिंजेस के ऊपर क्या आता है अपना ब्रेन, क्या आता है, ब्रेन, ब्रेन। तो अगर मास्टोइड में को पस ने अफेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, मेनिंजेस जो कि मास्टोइड से जस्ट ऊपर है वो क्या हो जाएगी अफेक्ट, और उससे क्या होगा, कौन सी डिजीज होगी, मेनिनजाइटिस, क्योंकि मास्टोइड से जस्ट ऊपर मेनिंजेस है और उसके ऊपर ब्रेन, तो इससे ये भी अफेक्ट हो जाएगी मेनिंजेस लेयर ब्रेन की, तो इससे मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या आता है, मोस्ट कॉमनेस्ट इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन इज, मोस्ट कॉमनेस्ट इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन इज मेनिनजाइटिस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मोस्ट कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन तो क्या था ओटाइटिस मीडिया का, मास्टोडाइटिस, और मोस्ट कॉमनेस्ट इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन का रीजन क्या था, मेनिनजाइटिस। अब आगे इसको नोट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं एक बार। तो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर स्ट्रक्चर इज नोन एज ओटाइटिस मीडिया। जो इन्फ्लामेशन या कोई भी दिक्कत होती है मिडल ईयर में, कोई भी डिजीज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इज यूस्टेशियन ट्यूब, क्योंकि बच्चों के अंदर ज़्यादा पहले तो सबसे पहले तो ये होता है बच्चों में, और बड़ों में भी जो होता है वो उनका मोस्ट कॉमनेस्ट रीज़न क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब, क्योंकि यहाँ से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ट्रेवल करके मिडल ईयर में जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होता है, एज, जैसे कोई चाइल्ड है तो उसमें यूस्टेशियन ट्यूब में चाइल्ड में जो होगी, जो यूस्टेशियन ट्यूब वो कैसी होगी, वाइडर, शॉर्टर एंड स्ट्रेट, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली ट्रेवल करके मिडल ईयर में चला जाता है। फिर बात करते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस, मतलब इम्यून सिस्टम वीक है तो उस वजह से भी क्या हो जाता है ओटाइटिस मीडिया। हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड थ्रोट इन्फेक्शन, अगर रिपीटेड थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी नेसोफेरिंग्स के थ्रू ट्रेवल करके मिडल ईयर में चला जाता है। हैबिट ऑफ स्लीपिंग विथ फूड इन द माउथ, अब ये रेयर केस में होता है, कैसे, जैसे कोई बच्चा है वो डेली डेली क्या कर रहा है, मुंह के अंदर चॉकलेट रख के सो रहा है, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू मिडल ईयर में ट्रेवल कर जाएंगे। अब कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, न्यूमोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस निमोनी। मोस्ट कॉमनेस्ट कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है, न्यूमोकोकस। दूसरा कौन सा होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये पहले के टाइम में, मतलब 2 4 5 साल पहले सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट कौन था ये वाला, हिब यानी
कौन सा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, सेकेंड कॉमन स्टेप के टाइम में। फिर बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट कितना होता है, लेस देन 3 वीक, मतलब 3 वीक से कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। सब एक्यूट, इन 3 वीक से 3 मंथ के लिए जो इन्फेक्शन हो रहा है ओटाइटिस मीडिया का, मिडल ईयर का, तो उसको बोलेंगे क्या, सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। और 3 मंथ से ज़्यादा हो रहा है उसको बोलेंगे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ मिडल ईयर, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन मिडल ईयर इज इट ऑफ 3 टाइप्स। फ्लूइड के बेसिस पे भी इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है सीरस ओटाइटिस मीडिया, इसमें कैसा हुआ, क्लियर वाटरी फ्लूइड, मतलब जो स्टार्टिंग के 3 वीक का टाइम है, ये एक ही बात है। जैसे इसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोल लो या सीरस ओटाइटिस मीडिया, मतलब 3 वीक से कम होगा तो इसको, इसमें फ्लूइड कैसा होगा, क्लियर और वाटरी कलेक्शन, पानी के जैसा होगा और एकदम साफ। और 3 वीक से 3 मंथ तक का अगर वो है तो वो विस्कस यानी गाढ़ा होगा थोड़ा फ्लूइड। और मोर देन 3 मंथ है तो वो कैसा होगा, पस के जैसा, और उसको बोलेंगे पस कलेक्शन। अब असेसमेंट फाइंडिंग में क्या है, इन चाइल्ड्स, बच्चों में कैसी प्रॉब्लम दिखेगी, रबिंग, टबिंग या फिर पुलिंग ऑफ ईयर। बच्चे अगर बार बार कान को रगड़ रहे हैं, मार रहे हैं या फिर खींच रहे हैं तो बच्चों में तो ऐसी प्रॉब्लम दिखेगी। एंड इन अडल्ट्स हैवीनेस ऑफ ईयर, ओटालजिया, ओटालजी का मतलब होता है ईयर पेन, और ओटोरिया में बी प्रजेंट ईयर डिस्चार्ज। ओटोरिया का मतलब है कि ईयर में से डिस्चार्ज होगा, ये हो भी सकता है और ना भी हो। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब है कि एक्सटर्नल ईयर पूरा और ओसिकल्स, इनमें कोई भी दिक्कत होगी तो आएगी कंडक्टिव हियरिंग लॉस में। फिर बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, इसमें मेनिंजाइटिस होने का प्रॉब्लम रहेगी अपने को, मास्टोडाइटिस होने की प्रॉब्लम रहेगी। कैसे, क्योंकि ये जो मिडल ईयर की जो स्ट्रक्चर है ये जैसे पूरी किसकी भर गई, फ्लूइड की या फिर पस की, तो ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी, जिससे कि क्या होगा, मास्टोइड बोन इफेक्ट होगी, जिससे होगा मास्टोडाइटिस। और अगर मास्टोइड बोन इफेक्ट हुई तो ये और ऊपर अगर ट्रेवल किया तो ये क्या होगा, मेनिंजेस को इफेक्ट करेगी और प्रॉब्लम हो जाएगी मेनिंजाइटिस। और अगर ये नीचे की तरफ ट्रेवल की तो नीचे की इसमें अफेक्ट करेगी ये नेजोफेरिंग्स में, और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, फेरिंजाइटिस। और अंदर की तरफ अगर ये ट्रेवल की तो ये इन्फेक्शन या फिर पस अंदर की तरफ ट्रेवल करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी इनर ईयर में, जिससे कि जिस डिजीज़ को बोलेंगे या लेब्रिंथाइटिस। और बाहर की तरफ अगर इसने ट्रेवल करने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, यानी कान का पर्दा फट जाएगा। मोस्ट कॉमनेस्ट रीजन ऑफ ओटाइटिस मीडिया इज मास्टोडाइटिस, मतलब सबसे कॉमन रीजन है मास्टोडाइटिस, मतलब ये मास्टोइड बोन अफेक्ट हो जाएगी किसकी वजह से, पस की वजह से। मोस्ट कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन इज मेनिंजाइटिस। मास्टोडाइटिस का इन्फेक्शन कहाँ ट्रेवल कर जाएगा, मेनिंजिस में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से करेंगे इसमें, हेल्थ हिस्ट्री पहला तो, फिर दूसरा है ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें क्या करेंगे, ओटोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे कि अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या है, सीरस ओटाइटिस मीडिया है तो क्या होगा, ब्लू कलर होगा, सेंट्रली बल्ज्ड, मतलब जो ये है कान का पर्दा जो है ये क्या होगा, बीच में से ऐसे बल्ज्ड, कैसे, व्हील कार्ट, जो ऐसे पहिए की जैसे अपने को दिखेगा, बीच में से ऐसे उठा हुआ, बल्ज्ड एंड इंटैक्ट। म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया तो कलर कैसा दिखेगा उसका, रेड, जो अपन ऑटोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे तो कलर दिखेगा रेड। और सेंट्रली बल्ज्ड एंड इंटैक्ट, और बीच में से वही बल्ज्ड, यानी जैसे ये टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है तो ये बीच में से उठी हुई दिखेगी और इंटैक्ट दिखेगी। नोट, सेंट्रली बल्ज्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नोन एज कार्ट व्हील साइन, जो ये सेंटर से जो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये ऊंची उठी हुई दिखेगी तो ये अपने को कैसे लगेगी, कार्ट व्हील साइन, यानी जो बैलगाड़ी का पहिया आता है कुछ उस तरीके से दिखेगी। इट ओनली प्रेजेंट व्हेन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, ये तब भी प्रेजेंट होगा जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होगी, इंटैक्ट, यानी जो रप्चर नहीं होगी, एकदम सही होगी, तब भी ये वाला साइन प्रेजेंट होगा। कौन सा, कार्टव्हील साइन। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो कैसे होगा ये वाला साइन,
यानी कान का पर्दा अगर फटा हुआ होगा तो ये वाला साइन प्रेजेंट नहीं होगा, कौन सा, कार्टविल साइन। अब सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इसमें क्या होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रप्चर, क्या हो जाएगी, रप्चर, यानी कान का पर्दा क्या हो जाएगा, फट फट जाएगा, और क्या होगा, डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, किसका, पस, मतलब कान से पस का फॉर्मेशन बाहर आता रहेगा। नोट, परसेटाइल डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर कैनाल इज लाइट हाउस साइन, जो ईयर कैनाल से पस बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं, लाइट हाउस साउंड, लाइट हाउस साइन। अब इसके अंदर करवाएंगे क्या, टोमोग्राफी। टोमोग्राफी क्या होती है, टोमोग्राफी मतलब एमआरआई करवाएंगे। और रीने टेस्ट, रीने टेस्ट क्या होता है कि एक ट्यूनिंग फोर्क लेके एक टेस्ट किया जाता है जिससे कि साउंड का पता लगाया जाता है कि कौन सा ईयर अफेक्टेड है और कौन सा नहीं। जैसे ये एक ट्यूनिंग फोर्क होती है, इसको वाइब्रेट करवा के और ये टेस्ट होता है। इफ इसका रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, देन कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, मतलब बाहर बाहर के एक्सटर्नल ईयर की प्रॉब्लम है। दूसरा होता है वेबर टेस्ट, ये भी कैसे होता है, किससे, ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से होता है। इसके अंदर क्या होता है कि लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड वेव्स टूवर्ड्स द अफेक्टेड ईयर, मतलब कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर तो रीने टेस्ट में तो ये ट्यूनिंग फोर्क रखी जाती है एक्सटर्नल ईयर से थोड़ी दूर या फिर एक्सटर्नल ईयर के पीछे। अगर पीछे रखी जाएगी तो वो मास्टर्ड बोन का बताएगी, और बाहर बताएगी तो वो बाहर थोड़ी दूर रखी जाएगी तो एयर का बताएगी कॉम्बिनेशन। और वेबर टेस्ट में क्या होता है कि जैसे सर के बीच में रखी जाती है ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करवा के, अगर जिस अफेक्टेड ईयर के अंदर इसकी आवाज़ अगर सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है कि कंडक्टिव ही हियरिंग लॉस है। और अगर अफेक्टेड ईयर के अंदर इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो क्या है, सेंसरी हियरिंग लॉस। अब अगला डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा इसमें, कल्चर ऑफ डिस्चार्ज, मतलब जो भी डिस्चार्ज हो रहा है उसका अपन क्या करवाएंगे, कल्चर। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, एंटीबायोटिक थेरेपी, एमोक्सिसिलिन इज ड्रग ऑफ चॉइस, इसके अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, एमोक्सिसिलिन। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया डिपेंड अपॉन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब जैसे ये वाले टॉपिक थे, रीने टेस्ट, वेबर टेस्ट, ये पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है, ईयर का पूरा लंबा वीडियो डाल रखा है तो उसके अंदर इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझा रखा है। अभी अपने पास से इतना टाइम नहीं है कि इसको पूरा वेबर टेस्ट, रीने टेस्ट को पूरा समझाए। फिर बात करते हैं इसके अंदर किसकी, मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया डिपेंड अपॉन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एकदम सही है, मतलब कान का पर्दा भी फटा नहीं है, अभी रप्चर नहीं हुई है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो मायरेंजियोस्टोमी, आर्टिफिशियल ओपनिंग इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मतलब मायरेंजियोस्टोमी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग करी जाती है किसमें, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, और ड्रेन आउट ऑफ फ्लूइड विथ हेल्प ऑफ क्रोमेट ट्यूब स्मॉल डम्बल लाइक। अब क्या करेंगे, मतलब अगर का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है तो अपन क्या करेंगे उसके अंदर मायरेंजियोस्टोमी, उसमें क्या होगा कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को एक रप्चर करके फ्लूइड को बाहर निकाला जाएगा। और फ्लूइड बाहर किससे निकालेंगे, जिससे निकालेंगे वो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, एक डंबल लाइक स्ट्रक्चर होगी। अब क्या करना है, वेट फॉर 4 to 7 days, अब 4 से 7 दिन तक वेट करना है। परफॉर्म टिम्फेनोप्लास्टी, टिम्फेनोप्लास्टी क्या होती है, ओसिकुलोप्लास्टी प्लस मायरेंजियोप्लास्टी। ओसिकुलोप्लास्टी मतलब जिसके अंदर अपन ओसिकल्स यानी बोन्स की वो करेंगे स्टडी, और क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे बोन्स की कोई भी दिक्कत होगी तो। और मायरेंजियोप्लास्टी क्या होती है, जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन की जो भी दिक्कत होगी वो इसके अंदर टिम्फेनिक मेम्ब्रेन को इसके अंदर ऑपरेट करेंगे। इफ टिम्फेनिक मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड, अगर टिम्फेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है तो क्या करेंगे, ड्रेन ड्रेन ऑफ क्लो ड्रेन ऑफ कलेक्शन, मतलब जो भी कलेक्शन है उसको बाहर निकालेंगे। एंड देन टिम्फेनोप्लास्टी, टिम्फेनोप्लास्टी क्या है, टिम्फेनोप्लास्टी है जैसे ये अभी बताइए ना यहाँ पे, ओसिकुलोप्लास्टी और मैरिंजियोप्लास्टी को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, टिम्फेनोप्लास्टी, जिसके अंदर अपन बोन्स की और मैरिंजियोप्लास्टी, मतलब बोन्स और जो ये है क्या, स्टेशन स्टेशन ट्यूब नहीं, ये टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, इसकी स्ट्रक्चर को रिक्रिएट करेंगे। केयर आफ्टर मायरेंजियोप्लास्टी, मतलब मायरेंजियोप्लास्टी क्या होती है, ये सर्जिकल मैनेजमेंट होता है
किसका, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन का। इसके अंदर अपन टिम्फेनिक मेम्ब्रेन को सर्जिकली रिबिल्ड करेंगे। यूज़ ईयर प्लग या फिर कॉटन प्लग फॉर 3 to 4 days पोस्ट ऑपरेटिवली। 3 से 4 दिन के बाद, 3 से 4 दिन के लिए ऑपरेशन मतलब कोई भी ऑपरेशन के बाद अपने को क्या करना है, कॉटन क्या करना है, ईयर में लगा के रखना है। अवॉइड स्विमिंग एयर ट्रेवल फॉर 4 to 6 वीक। और अपने को स्विमिंग नहीं करनी है और कोई भी मतलब एयर ट्रेवल मतलब एरोप्लेन से कहीं भी ट्रेवल नहीं करना है। कितने दिन के लिए, 4 से 6 वीक के लिए। फिर क्या अवॉइड करना है, अवॉइड कफिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, मतलब तेज खांसना नहीं है या फिर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो वो भी अपने को मेडिसिन लेके ट्रीट करवानी है। अवॉइड नॉइस, यानी एकदम बहुत तेज़ वाले नॉइसी एनवायरनमेंट में अपने को नहीं रहना। फिर दूसरा है अवॉइड हैवी एक्सरसाइज लाइक वेट लिफ्टिंग, और कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे कि अपने को जोर जोर लगाना पड़े। अब ये इससे अलग है, मतलब मैनेजमेंट में नहीं है। यह है CSOM, मतलब ये क्वेश्चन में ये क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था CSOM। इसका मतलब होता है दिस इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया इज CSOM। यहाँ पे अपना ओटाइटिस मीडिया टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर इसके नोट्स चाहिए तो PDF फॉर्म में से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।